हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSV फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसका नाम क्या है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं फिर से कह रहा हूँ। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल JSSV फॉर फिजिक्स पे मिल जाएंगे। तो बिना कोई दिक्कत किए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप JSSV फॉर फिजिक्स टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकायदा मैं नोट्स डालता हूँ अपने हैंड रिटेन, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एकेटिव एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स का जो पेपर आएगा उसे सॉल्व करने में। ठीक है, अगर मैं नोट्स को ही लेकर अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत होगी मैं आपको पूरा विधिवत समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस लेक्चर में। ठीक है, क्या लेक्चर था? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, जो लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, देखो इक्वेशंस निकालनी पड़ती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे निकालेंगे? दो फ्रेम है उनको रिलेटिंग करके। ठीक है, जो दो फ्रेम है ये किसके बेस से हम इक्वेशन निकालते हैं आपको पता होगा। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने इसका चैप्टर का जो यूनिट है हमारी वो रिलेटिविटी है, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो बहुत गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। मैं अपने थंबनेल में भी लिखता हूँ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप देखना कभी मेरे वीडियो में, तो ऊपर जो थंबनेल होता है उसमें लिखता हूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2, ऐसे लिखा होता है मेरा। तो आपको पता होना चाहिए पढ़ क्या रहे। ये सब ये जो चीज़ पढ़ रहे थे, इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सारी इक्वेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत आती है। भाई देखो, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 10 नंबर में आता है तो बेटर थोड़ा होता ही, आप जानते हो, तो अच्छा लिखो। ठीक है, क्या होता है? द इक्वेशंस रिलेटिंग द coordinates of a particle in two inertial frames on the basis of special theory of relativity are called Lorentz transformation equations। ठीक है भाई, जो मैंने आपको समझाया था, इक्वेशंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए टू इनर्शियल फ्रेम और रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम यस एंड यस डैश। ठीक है, रिलेटिंग करके इक्वेशंस निकालते हैं। वो किसके बेस से निकालते हैं? वो निकालते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने आपको समझाया था, जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जितना हम स्टडी कर रहे हैं, वो सब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत या रिलेटेड आता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंड? इतना समझ में आपको आ गया है? ठीक है, अब मैं फिगर समझाता हूँ। फिगर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, आपको समझ के बनाना भी पड़ेगा और जो मैं बोलूँ उसको लिखना भी पड़ेगा। वो कहाँ पर मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर जाना, जो मैं बोलूँगा वो विद्वत मैंने लिखा भी है उसमें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अब ज्वाइन कर लें। ठीक है, देखो फ्रेम यस एंड यस डैश, दो फ्रेम है यस एंड डैश, जिनका ओरिजिन ओ है और ओ डैश है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। जो यस डैश है वो बी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। किसके इन यस एक्सिस, किस एक्सिस पे मूव कर रहा है? यस डैश एक्सिस पे ये मूव कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? वो फ्रेम यस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। इतना में कोई दिक्कत? मैं बोला टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डेट इज पहला फ्रेम यस, सेकंड फ्रेम यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो यस डेज है वो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग कौन सी चीज? एक्स एक्सिस। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एस डेज पर पॉइंट पी मान लिया। पी से फ्रेम यस की जो दूरी देखेंगे एक्स बाई जेड और टी, मैंने माना कि जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टी टाइम लेता है, जो यस डेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टी डेज टाइम लेता है। समझ रहे मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ यस फ्रेम है वो टी समय लेता है, जो यस डेज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टी डेज समय लेता है। तब मैंने पॉइंट पी पर इसका कैलकुलेशन किया, मीन्स फ्रेम ऑफ यस का पोजीशन पता किया, तो वो कितना आया? वो एक्स बाई जेड कॉमा टी आया। और जो यस डेज पॉइंट मतलब यस डेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैंने जब पता किया वो कितना आया? वो आया एक्स डेज बाई डेज जेड डेज टी डेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देख रहे हैं, इसमें भी मैंने आपको बताया भी था मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। देखो जेड जेड एक्सिस जेड डैश, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मीन्स जेड इक्वल जेड डैश। जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो हमारा वैल्यू आएगा जिसमें जेड जो होगा वो जेड डैश के इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बाई बाई डैश के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें नो चेंजमेंट, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, पोजीशन ज्ञात करके मैंने आपको बता दिया, ये एस डैश का निकाल लिया। अब आपको बताते हैं, अब शुरुआत यहाँ से होती है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जो मेरे नोट्स मतलब कि वीडियो लेक्चर से मेरे नोट्स बनाता है वो बहुत बढ़िया काम करता है। आप नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेम यस है वो टाइम टी ले रहा है और जो यस डेज है वो टाइम टी डेज ले रहा है। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करूँगा, मैं इनिशियली मान लेता हूँ कि जो टी डेज इक्वल जीरो के है। ठीक, इनिशियली हम मान लेते हैं, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इस बात को, इनिशियली जो टी है
वो टी डैश इक्वल 0 है। ये मैं मान लेता हूँ कंडीशन के थ्रू, ठीक इनिशियली, ठीक है। अब उन्होंने गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा था। अब मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा, फर्स्ट पोस्टुलेट लगाऊंगा आइंस्टीन के फर्स्ट पोस्टुलेट से मैं गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्या होता है, एक्स डैश इक्वल, मैंने आपको बताया था, वो बताया था एक्स माइनस का बी टी। कोई कंफ्यूजन, मैंने आपको यही बताया था, एक्स डैश इक्वल क्या होता था, एक्स माइनस का बी टी होता था ना, यही गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। पर जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में इसको सॉल्व करने चले तो मैं क्या करता हूँ, एक्स डैश इक्वल क्या करता हूँ कि एक प्रोपोजिशन कांस्टेंट मान लेता हूँ एक्स माइनस का बी टी। मीन्स एक कोई के क्या यहाँ पर है, एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक्स डैश इक्वल क्या है, के एक्स माइनस का बी टी। कोई कंफ्यूजन, इसको मैं इक्वेशन में एक डाल रहा हूँ। ये आप कभी पूछे ये कहाँ से आया, तो बहुत गलत बात है। तो आपने मेरा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है। आपको पता होना चाहिए मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसको प्रूव करा चुका हूँ बाय अकॉर्डिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट मान लिया, इसका मतलब कि उस पर कोई डिपेंड नहीं है, उसकी मतलब हमने इसको यहाँ पर के लिख दिया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर। कुछ करना पड़ता है कुछ चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो लॉरेंज ने अपनी हाइपोथेसिस मानी, वो मैं मान रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, जो लॉरेंज ने किया वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से मैं यक्स का मान निकालूँ यहाँ से, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा कि यक्स डैश प्लस बी टी डैश। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक। मतलब यक्स का जब मान निकालूंगा वो के हो जाएगा और यक्स डैश हो जाएगा और बी बी टी डैश, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा 2 इक्वेशन बन गया। यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझको, वरना मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा मैं इसको बिगाड़ के इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जिससे कि भी इसको थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, देखो जो यक्स डैश है इसका मान जो है इसमें करता हूँ, मीन्स इक्वेशन लिखता हूँ मैं इस चीज़ को। इक्वेशन 1 जो है उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 लिख दूँ, इक्वेशन 1 वैल्यू, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ है ना। इक्वेशन 1 वैल्यू पुट इक्वेशन 2, मीन्स इक्वेशन 1 जो एक्स डैश की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। समझ में आया इस बात को, ठीक है। करता हूँ, इसको रफ करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसको भी रफ करता हूँ, उसको भी रफ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रफ करता हूँ, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेशन जो लंबा है, लॉन्ग है तो थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, आपको समझ में भी आए, ठीक है। देखो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, मीन्स एक्स इक्वल हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो के एक्स माइनस का बी टी हो जाएगा। अब प्लस बी टी डैश हमारे पास पहले से ही है। कोई कंफ्यूजन, मैंने क्या कहा, मैंने एक्स डैश का मान इसमें पुट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा भाई, आप कहोगे ऐसे समझ में आएगा तो मुश्किल है, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट किया, के एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, देखो के एक्स माइनस का बी टी प्लस बी टी डैश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रख करता हूँ, यहाँ से मान किसका निकालूंगा, यहाँ से मैं मान निकालूंगा टी डैश का। टी डैश का मान निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, बता दे रहा हूँ, समझिए थोड़ा। यहाँ से मैं टी डैश का मान निकालूंगा, टी डैश के बाद मैं करूंगा सेकेंड पोस्टुलेट पर, मीन्स वहां से मान निकालूंगा के का, जो के का मान आएगा वो इसमें पुट कर दूंगा। ऐसे एक्स डैश का मान पता चल जाएगा, टी डैश का मान पता चल जाएगा। कैसे, बताता हूँ, इसको सॉल्व करो, इसको अपॉन लो, एक्स अपॉन के डेट इज के एक्स माइनस का के बी टी, प्लस को हटा दो, ठीक है, मैं प्लस का बी टी डैश। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, बी टी डैश की चाहिए, तो मैं बी टी डैश को एक तरफ करता हूँ, बाकी सबको एक तरफ करता हूँ, मीन्स एक्स अपॉन के माइनस का के एक्स प्लस का के बी टी। कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कभी भी, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बी का मैं इसको अपॉन करता हूँ, टी डैश इक्वल, आपको पता मुझे वैल्यू किसका चाहिए, टी डैश का चाहिए, इसलिए मैं बी को अपॉन में करता हूँ। यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स अपॉन के बी माइनस का के एक्स अपॉन बी, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलेगा कि बी टी अपॉन बी, आपको पता होगा मैं यहाँ बी से मल्टीप्लाई कट जाएगा ये बी, ठीक है। तो जो बचा वही लिखता हूँ, जो बचा मैं वही लिखता हूँ, मीन्स यहाँ पर बचेगा के टी, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के टी, ठीक। के बी टी था, जो बी नीचे जाएगा बी से बी कर जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एलसीएम कर लेता हूँ, के एक्स अपॉन बी एलसीएम लेता हूँ, के एक्स अपॉन बी एलसीएम लूंगा वही माइनस का, देखो कैसे है,
समझ में आएगा आपको, देखना कैसे खोल के रखता हूँ। टी डैश इक्वल माइनस का मैंने लिया के एक्स अपॉन बी, माइनस का के एक्स अपॉन बी लिया तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे के एक्स अपॉन बी चाहिए, मतलब ऊपर भी के का मल्टीप्लाई होना चाहिए और नीचे भी के का मल्टीप्लाई होगा, तो 1/k² आ जाएगा। मीन्स माइनस का क्या आ जाएगा, 1/k² आ जाएगा। और ये कितना है, वो है kt, ये कितना है kt, ओके। तो मुझे टी डैश का जो वैल्यू मिला है वो आप ध्यान रखिएगा, कितना मिला है, kt माइनस का के एक्स अपॉन बी 1 माइनस का 1/k², ठीक है। ये वैल्यू समझ में आया आपको, ये यहाँ तक समझ में आ गया तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया है। टी डैश इक्वल आ गया है के टी माइनस का के एक्स अपॉन बी 1 माइनस का 1/k²। थोड़ा के में स्टाइल से लिख रहा हूँ तो दिक्कत ना आपको, ठीक है। ये मैंने टी डैश का मान निकाल लिया है। अब देखो इसमें मुझे के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। के का मान कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ। अब मैं फिगर को बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिगर को भी बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा टी डैश का मान, यहाँ पर मैं टी डैश का मान रखूंगा, फिर मैं निकालूंगा के का मान। वो भी कैसे निकालूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो टी डैश का जो मेरा मान आया वो देखो कितना वैल्यू आया है, के टी माइनस का के एक्स अपॉन बी 1 माइनस का 1/k²। ये वैल्यू आपको समझ में आ गया था। ये k² कैसे आया, देखो मुझे के एक्स अपॉन बी कॉमन लेना था, ठीक है। मुझे क्या लेना था, के एक्स अपॉन बी। यहाँ पर के नहीं था तो मैंने के को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, इसलिए नीचे k² हो गया और के एक्स अपॉन बी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का k² बच गया, क्योंकि माइनस से कॉमन लिया तो ये बच गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने निकाला है टी डैश का मान, इसको ऐसे रख लो ब्रैकेट में, क्लोज कर लो। टी डैश इक्वल टू के टी माइनस का के एक्स अपॉन बी 1 माइनस, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, ठीक मैं इसको रफ करके अब मैं निकालता हूँ यहाँ से मान किसका, के का मान। के का मान कैसे निकालोगे, देखो इंपॉर्टेंट है वो भी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से का यूज करके ही निकालते हैं, इसीलिए मैंने आपको गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाया था, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंट है, वो भी 2 नंबर में आता है, ये 10 नंबर में आता है, इतना अंतर है। देखो अब क्या है, देखो सेकेंड पोस्टुलेट, आइंस्टीन के सेकेंड पोस्टुलेट से क्या होता है, जो आइंस्टीन का सेकेंड पोस्टुलेट है क्या, मुझे ये बताइएगा। कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मैंने कहा था किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो लाइट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 2.998 × 10⁻, ना पूरा 3 नहीं आया था, उसमें भी कंफ्यूजन था, 2.99, उसको लगभग में हम अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पोस्टुलेट से क्या होता है, जो यक्स होता है वो क्या हो जाएगा, सी टी के हो जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल गया, और जो यक्स डैश है वो सी टी डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो यक्स है वो सी टी के इक्वल हो जाएगा और जो यक्स डैश है वो सी टी डैश के इक्वल हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था एक्स डैश इक्वल इसका उपयोग करके गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, एक्स डैश इक्वल टू मैं के को कॉमन लेता हूँ, मतलब के एक प्रोपगेशन कांस्टेंट मानता हूँ, होगा वो एक्स माइनस का बी टी। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक मैंने क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, यही लिख दूँ पैरेलल में इसके, यक्स इक्वल वो हो जाएगा कि यक्स प्लस बी टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये दो क्वेश्चन मैंने कैसे किसका यूज करके लिखा है, जो मैंने पहले आपको फर्स्ट पोस्टुलेट से गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था अभी जस्ट में, तो उसमें मैंने एक्स डैश इक्वल लिखा था कि एक्स माइनस बी टी और एक्स इक्वल के एक्स प्लस का बी टी। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। इतना कि एक्स प्लस बी टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। गलती ये कर रहा हूँ मैं, यक्स निकाल एक्स डैश करो, यहाँ पर बी टी डैश करो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यक्स डैश इक्वल होगा वो के यक्स माइनस का बी टी होगा, जो यक्स इक्वल होगा वो के यक्स डैश प्लस का बी टी डैश होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करता हूँ, मीन्स यक्स इन एक्स डैश का, एक्स डैश का जो वैल्यू है वो कितना है, वो सी टी डैश है, के यक्स का जो वैल्यू है वो सी टी है माइनस का बी टी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 हम रोमन में मानते हैं। उसी प्रकार से यक्स इक्वल मैंने सी टी माना था, कि यक्स डैश का जो मान माना था वो सी टी डैश माना था, प्लस का बी टी डैश, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सी टी डैश प्लस के इक्वल के सी टी माइनस का बी टी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये मान लिया, ठीक। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में,
इतना नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करूँगा आपस में। चलो मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। देखो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स क्या हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी टी डैश, कोई कन्फ्यूजन, सी स्क्वायर टी डैश, के स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, के स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा सी टी माइनस का बी टी और एक कोष्टक बचेगा सी टी डैश प्लस बी टी डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सी टी डैश प्लस बी टी डैश, सी टी माइनस का बी टी। बिगाड़ता हूँ इसको, ठीक है। देखो क्या करता हूँ मैं, सी स्क्वायर टी डॉट टी डैश, आपको पता है मुझे के का मान निकालना है तो मैं वैसे ही सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ से टी कॉमन लेता हूँ, यहाँ से टी डैश कॉमन लेता हूँ, मीन्स के स्क्वायर टी डॉट टी डैश, ये बचेगा सी माइनस बी, ये बचेगा सी प्लस बी। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा कि सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये टी डॉट टी डैश ये कट जाएगा तो कितना आएगा, सी स्क्वायर इक्वल आएगा के स्क्वायर डेट इज सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को मैं काट देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास के स्क्वायर इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं के का मान निकालूंगा तो के का मान हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास के का मान आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर था, इसको अपॉन में किया तो 1 अपॉन अंडर 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मुझे टी डैश का मान पता चल गया, मुझे के का मान पता चल गया। अब मैं टी डैश का मान निकाल सकता हूँ, जो के का मान इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे टी डैश का मान पता चल जाएगा। और मैं यहाँ से आपको एक्स डैश का मान निकाल के बताता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो मैंने माना था यक्स डेक्स इक्वल क्या था, वो था के, वो क्या था के यक्स माइनस का बी टी, ये था। अब मैं यहाँ पर के का मान रख रहा हूँ तो यक्स डेक्स जो इक्वल होगा वो क्या होगा, यक्स माइनस का बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका पहला जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस था वो प्रूव हो गया है। मींस एक्स डेस का जो मान आया है वो एक्स माइनस का बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। याद कर लो। अब मुझे बचा टी डेस का मान, और बाई डेस इक्वल वाई है, आपको पता होगा क्योंकि इसमें नो चेंजमेंट था। जेड इक्वल क्या था, जेड डेस इक्वल जेड था, ठीक है। अब हमें निकालना है टी डेस इक्वल। अब टी डेस का मान कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू पुट करके, ठीक है। यह याद कर, लिख लो, आप नोट कर लो इसको। एक्स डेस इक्वल जो आया है वो एक्स माइनस का बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, के का मान मुझको याद है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स डेस इक्वल जो हमारे पास आ गया है वो आ गया एक्स माइनस का बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डेट इज पहला इक्वेशन था ये हमारा। उसी प्रकार से बाई डेस इक्वल बाई हमको पता है, और उसी प्रकार से हमको जेड डेस इक्वल जेड हमको पता है। अब हमको निकालना है टी डेस इक्वल। टी डेस का मान निकालने के लिए मैं इसका जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू, तो उसमें पुट करूँगा। देखो कैसे करता हूँ और कैसे निकालता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी प्रैक्टिस की है तब मुझको आता है इतना बड़ा डेरिवेशन, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स आपको एक बार मेरे लेक्चर आप देख लोगे, एक बार खुद से नोट्स बनाओगे तब देख लेना, फिर आप करना, आप बिना कॉपी देखे कर लोगे, भरोसा है मुझको आप पे, ठीक है। टी डेस का मान निकालता हूँ, के का मान वैल्यू पुट करूँगा, कितना था के का मान 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी था, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन यहाँ पर भी के का मान पुट करता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इट इज यहाँ पर कितना आता, यहाँ पर आता है एक्स अपॉन बी। मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 माइनस का के स्क्वायर कितना था, ये 1 माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर,
जब मैं यहाँ पर k का मान रखूंगा, कितना k का मान था, 1/√1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और k स्क्वायर का मैंने मान आपको निकाल के बताया था। k स्क्वायर का जो मान था वो 1/1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर था, वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। मीन्स जो इसका मान था वो 1/1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर था, यही था ना। ये चला जाएगा ऊपर, मीन्स कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस का 1, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये 1 से 1 घट हो गए, मीन्स कितना हमारे पास मिलेगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं अब इसकी जगह पर जो मैंने सॉल्व किया 1 माइनस का अपॉन के स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मीन्स अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई में v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। समझ में आया था ना, मैंने के स्क्वायर का मान निकाला था, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई एडिशन का हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो कितना बचेगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये देखो कुछ तो कटेगा, क्या कटेगा, ये बी से बी कटेगा, तेरा भी कटेगा, तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, ये डायलॉग है अलग पांडे का। ठीक है, एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सर अलग पांडे सर, आप सब लोग जानते होंगे इनको, वही कहते हैं जब तेरा भी कटेगा तो तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। ठीक है, कितना बचा एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर, ये बचा टी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इतने इसको कॉमन ले लेता हूँ, मीन्स मैं कॉमन लूंगा 1/√1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, तो बचेगा ऊपर कितना बचेगा टी माइनस का बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आपको जानकर खुशी होगी कि हम प्रूव कर चुके हैं टी डेज का जो मान है वो यही वैल्यू टी डेज का आएगा। मीन्स मैं थोड़ा इसको अच्छा लिखता हूँ, सिस्टमेटिक रूप में लिखता हूँ, तो टी डेज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा टी माइनस का बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखता हूँ मैं 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है वो आई है टी डेज का वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा मैं चारों इक्वेशन को सिस्टमेटिक लिख के बताता हूँ आपको। ये भी मैंने प्रूव कर दिया, ये तो आपको पहले से पता था, टी डेस का जो मान था वो भी मैंने प्रूव कर दिया। ये हमारी चारों जो इक्वेशंस हैं वो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा मैं सिस्टमेटिक लिख के आपको बताता हूँ। इसी से मैं निकालूंगा इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो भी देख लो, लिख दोगे एग्जाम में, अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर के ऊपर, यार लिख रहे हैं, कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर कहेगा पक्का बच्चे में कुछ तो टैलेंट है यार, तो नंबर वो अच्छे देता है, मैं भी नंबर एक्स्ट्रा दे दूँ यार, तो लिखूंगा। ठीक है, तो क्या आया था हमारा एक्स डेस इक्वल आया था एक्स माइनस का बी टी अपॉन √1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद भी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन का प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर, हम भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमको तरीका पता होता है, मेथड पता होता है, हम लिखते हैं, बस ये एग्जामिनर देखता है, याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन निकाल लिया है, इक्वेशन नंबर 1, और बाई डेस इक्वल वाई था। इक्वेशन नंबर 2 जेड डेस इक्वल जेड था। इक्वेशन नंबर 3, और जो टी डेस था वो क्या था टी माइनस का बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये था हमारे पास टी डेस। इक्वेशन नंबर 4 डेट इज कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अब ये सभी चार लिख देता हूँ मैं इसको, ये सभी को लिखना है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब मैं यहीं से इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको बताता हूँ कैसे निकालोगे आप। मैं यहाँ से बताता हूँ इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, कैसे निकालोगे, आपको एक्स इक्वल निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा एक्स डेस प्लस बी टी, शायद बी टी होगा कि बी टी डेस होगा, बी टी होगा। ठीक है, अपॉन √1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक्स इक्वल होगा वो कितना होगा, वो एक्स डेस इक्वल टू हो जाएगा, और बाई डेस इक्वल बाई वही होगा, आपको पता कोई चेंजमेंट नहीं था उसमें, और जेड डेस इक्वल जेड था, उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं था, और जो टाइम वाला होगा उसको भी देख लो, टाइम टी डेस टी इक्वल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो टी डेस प्लस का बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे वाले में तो कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है, मीन्स 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो हैं ब्लू मार्कर से, ये जो क्वेश्चन है क्या है, वो है इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है वो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन
इक्वेशंस। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। बस आखिरी में क्या कहता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बता दूँ आपको, आपके लिए भले के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितना मैंने बताया उससे 10 गुना अच्छा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मीन्स आप टेलीग्राम चैनल पर नोट्स देख के ही समझ सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप उम्मीद करता हूँ आपने माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।